तो बेसिकली अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एस पी डी एफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया था। हमने सबसे पहले ये देख लिया कि पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से बनी है, एंशिएंट पीरियोडिक टेबल थी वो किस तरीके से बनी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। अब जब हमने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लिया कि उसके अंदर इस तरीके से ग्रुप्स और पीरियड्स डिवाइडेड हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एस पी डी एफ 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया और उन इलेक्ट्रॉन्स का, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक आपका एस ब्लॉक है, सेकेंड वन इज़ पी, थर्ड वन इज़ डी एंड द लास्ट वन इज़ एफ। 4 ब्लॉक उसके अंदर हैं और इन ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे उनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के या एस ब्लॉक को लेकर के, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को जगह दी गई है, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो एलिमेंट्स, जितने भी ऐसे एलिमेंट पाए गए जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ एस सब शेल में, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सब शेल, जिनके आउटर मोस्ट शेल ही एस ऑर्बिटल से बनी थी, उन सारे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के अंदर प्लेस दिया गया। उन सभी को उठा करके कहाँ रख दिया गया, एस ब्लॉक में रख दिया गया। अब बेसिकली एस ब्लॉक के अंदर भी 2 ग्रुप्स थे। एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स थे, एक वो जिनमें एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एक वो जिनमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। जो एस ऑर्बिटल था उस ऑर्बिटल में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, वो हमेशा 1 होता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ दी ऑर्बिटल के नंबर के इक्वल जाता है, ट्वाइस ऑफ दी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो जब इस ऑर्बिटल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया 2 सेपरेट ग्रुप्स के अंदर। पूरे ब्लॉक को हमने डिवाइड कर दिया। इस वाले में हमने केवल वो एलिमेंट्स को रखा जिनके लास्ट एस ऑर्बिटल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया, और सेकंड वाले में हमने उसे रखा जिन एलिमेंट्स के लास्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाए। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, GEC है, GEC ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो होती है NS 1 से 2 तक। इसमें डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 होगी, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 2 होगी। जिन एलिमेंट्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा उनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, उनको नाम दिया गया अल्कली मेटल्स का, और जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे उनको नाम दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर बना, इस तरीके से इनको नाम दिया गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कभी भी लिखा जाएगा तो वो NS 1 से 2 लिखा जाएगा, वेयर n इज इक्वल्स टू, स्टार्ट करना है आपको 2 से लेकर के 7 तक। यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n है, जो नंबर ऑफ शेल को डिफाइन कर रहा है, वो मिनिमम शेल तो होंगी 2, और मिनिमम शेल 2 होने के बाद मैक्सिमम शेल होंगी 7। अब अगर मैं बात करता हूँ जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो शेल है वो 1s1 है, लेकिन हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स के अंदर, क्योंकि वो हेलोजन के अंदर भी कंसीडर हुआ है। इसी वजह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं। सोडियम से स्टार्ट करते हुए, यानी कि दूसरे पीरियड से स्टार्ट करते हुए 7th पीरियड तक हम जाते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऐसे हैं कुछ कि मेरे पास एक लिथियम आ गया, फिर उसके बाद सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया, फिर रुबीडियम आ गया, फिर सीजियम आ गया, एंड देन फ्रांसियम आ गया। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं। एस ब्लॉक के अंदर ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाता है। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूँ, तो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में हैं। रीज़न
कि इनके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। अब अगर हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उनमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक जो देखने के लिए मिलती है कि ये सारी की सारी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेटल्स कम होता है। इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, लो होगी, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। यानी कि इनकी IE या IP, इसका मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम है। हल्का सा एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ही बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे, रिलीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी IE और IP क्या होती है, बहुत कम होती है। और IE और IP कम होने की वजह से जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप की हों, चाहे वो सेकंड ग्रुप की हों, चाहे वो एल्कली हों या एल्कलाइन हों, दोनों की दोनों कैसी होती हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं तो तेज रिएक्टिविटी इनके अंदर पाई जाती है, फास्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर हाई रिएक्टिव होते हैं। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। मेटल्स को हम जनरली रिएक्शंस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किसी दूसरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से रिड्यूस करा सकते हैं, जिसकी वजह से हम मेटल्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काउंट करते हैं या मेटल्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी 10th क्लास में भी, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग हेबर प्रोसेस। तो उसमें क्या था कि H2 + N2 ये 1:3 का रेशो था, और यहाँ पर जब रिएक्शन हुई थी तो ये अमोनिया बना था 2NH3। इसके केस में एक कैटलिस्ट हमने रखा था आयरन, एक प्रोमोटर हमने रखा था मोलिब्डेनम। तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट है ये एक मेटल है, और किसी भी रिएक्शन में एक मेटल आसानी से किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस कराने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के बात करता हूँ तो एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, बेसिकली लिथियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, हाइड्रोजन को मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमारी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हमारी हैं वो अच्छी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिविटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और वो कंडक्टर्स किस बेस पे होंगे, एक तो हीट के बेस पर, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के, तो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है, उसमें एलिमेंट्स को प्लेस करने का जो क्राइटेरिया है वो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वो होता है NS2 NP126। जब p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि वो p ब्लॉक में प्लेस किया जाएगा। अब यहाँ पे नंबर है 126 का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर NP1 है तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, वो कितने हो जाएंगे, 2 तो S के हैं और एक आ गया P का, टोटल हो गए 3। जब NP हो जाएगा 2, यानी कि P में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो 2 S वाले काउंट होंगे और 2 P वाले काउंट होंगे, टोटल हो जाएगा 4। सिमिलरली जब P में जाएंगे 3 तो ये टोटल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। इसी तरीके से जब P में जाएगा 4 तो ये टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। अब अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है और लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, तो उसका जो ग्रुप होगा
उस ग्रुप को निकालने के लिए आप उसमें ऐड करेंगे 10। जैसे ही आप इस 3 में 10 को ऐड करते हैं तो ये मिल जाता है मेरे को 13। इसका मतलब ये हुआ कि जब p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और उसके पहले ns2 फुलफिल होगा तो ग्रुप नंबर क्या आएगा, 13 आएगा। अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इस 4 में भी आप 10 ऐड करेंगे और ग्रुप नंबर क्या मिल जाएगा मुझे, 14 मिल जाएगा। सिमिलरली 5 के साथ भी आप 10 ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा ग्रुप नंबर 15, और 6 के साथ भी आप 10 ऐड करेंगे और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपका 16। तो इस तरीके से हमें ग्रुप नंबर मिलेगा इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के अंदर हमें अगर ग्रुप का पता लगाना हो आफ्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा ही क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू दी ग्रुप नंबर। यहाँ से आपको मिल जाता है आपके एलिमेंट का ग्रुप नंबर। तो चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने एक फॉस्फोरस एलिमेंट ले लिया और फॉस्फोरस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 15। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो वो आता है 1s2, देन 2s2, देन 2p6, 3s2 एंड देन 3p3। तो एक तो आउटर मोस्ट शेल चेक करनी है, आउटर मोस्ट शेल आ रही है 3rd। आउटर मोस्ट शेल के बाद मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है, तो वो p ऑर्बिटल में हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट रहने वाला है। ब्लॉक की कंफर्मेशन मुझे हो गई है। इसके बाद मुझे पता लगाना है कि इसका ग्रुप क्या होगा, तो हम चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। हमारा काम है टोटल इलेक्ट्रॉन्स चेक करना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे पास इन दी आउटर मोस्ट शेल 5। इस आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 2 हो गए s ऑर्बिटल के, 3 हो गए p ऑर्बिटल के। जब एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में हमें 10 ऐड कर देना है फॉर फाइंडिंग द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर मेरे पास टोटल आ जाएगा यहाँ से 15। इस तरीके से हम p ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने जो डिवाइड किया हुआ है ग्रुप 13 to 17, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np2। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np3। 16th ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np4। और 17th में आ जाते हैं हेलोजेंस, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका है ns2np5। और जो लास्ट ग्रुप है जिसको हम इनर्ट गैस का ग्रुप बोलते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है ns2np6। अब ये इनर्ट क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल दोज एलिमेंट्स विच कंटेन्स टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट्स। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो गैसियस फेज में पाए गए जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा नोबल गैसेस। तो अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इनमें वो आ जाती है कि एक तो इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, कौन सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल पार्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नेचर तो रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की नेचर नहीं रखते। जब इनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है लॉस करने की तो इसका मतलब यह है कि इनकी IE या IP बहुत हाई होगी। S ब्लॉक के कंपैरिजन में इनकी IE और IP बहुत हाई होगी क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड ये रखते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। कैसे, जैसे 17th ग्रुप के एलिमेंट की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू अचीव देयर ऑक्टेट, ये ऑक्टेट रूल कहता है हमसे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 में कैसे कन्वर्ट होंगे, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास गेन की नेचर है ना कि लॉस करने की, जिसकी वजह से इनकी IE या IP बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट। दूसरी चीज़, इनके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी होती है। ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो एलिमेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं।
इनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी पाए जाएंगे, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। यानी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं इन देयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इन देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर बात करें पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटल्स भी रखी हुई हैं और मोस्टली क्या है यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की परसेंटेज बहुत कम थी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स रखे हुए जिनमें मेटालिक करेक्टर भी था और नॉन मेटालिक भी था, लेकिन उनके अंदर नॉन मेटल का करेक्टर एज कम्पेयर टू मेटल से ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया मेटलॉइड्स। उनको क्या बोला गया? मेटलॉइड्स। नॉन मेटल ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि नॉन मेटल का करेक्टर ज़्यादा था और मेटल का करेक्टर कम था। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आर्सेनिक की या एंटीमनी की, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। सेमीकंडक्टर्स भी रखे गए हैं, जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, कार्बन फैमिली में है। ये बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। इनके अंदर मेटल का करेक्टर भी है, नॉन मेटल का करेक्टर भी है, लेकिन नॉन मेटल करेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी मेटल करेक्टर, जिसकी वजह से इनको बोला गया है मेटलॉइड्स और प्लेस दिया गया है नॉन मेटालिक ग्रुप के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटलॉइड्स को भी प्लेस दिया गया है, यानी कि जब हम स्पेसिफिक किसी ग्रुप की बात करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मेटालिक करेक्टर डाउन टूवर्ड्स क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एस ब्लॉक मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और पी ब्लॉक राइट साइड पे रखा हुआ है। एस ब्लॉक मेटल का ग्रुप है, पी ब्लॉक नॉन मेटल का ग्रुप है। सो व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस क्योंकि मेटल से दूर होते जा रहे हैं, और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस क्योंकि नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेकर के, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर प्लेस मिला है, तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही इनको प्लेस दिया गया है। लेकिन जो डी ब्लॉक है उसमें 3 to 12 ग्रुप्स हैं, टोटल 3 to 12 ग्रुप, और जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS 0 से 2। ज़रूरी नहीं है कि S में एक इलेक्ट्रॉन जरूर आए, S खाली भी रह सकता है। और इस वाली N से पहली एक शेल यानी कि N-1, उसके D ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो पहली वाली शेल में D में ऑर्बिटल में, और चाहे 0 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट S में, या फिर 1 हो या 2 हो। यानी कि हो सकता है कि कंपैरिजनली मैं कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 3D10 और 4s2। तो इसका मतलब क्या है कि N की वैल्यू 4 है और इससे पहला वाला जो है वो N-1 हुआ, 4 - 1 = 3। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, और D में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा, कौन से ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन होगा, एलिमेंट होगा? D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये S ब्लॉक में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का रीज़न है आउफबाउ प्रिंसिपल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी आउफबाउ प्रिंसिपल 4s की एनर्जी 3D की एनर्जी से कम है, जिसकी वजह से पहले हम 4s भरते हैं फिर उसके बाद 3D भरते हैं। इसका मतलब वो जो डायग्राम फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था कि इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी शेल्स इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट होती है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस केस में पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी कि अगर मान लो कि मैं 24 या चलो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, 25 पे रखा हुआ है मैंगनीज, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा? 5। देखो 4s2 तक टोटल हो जाते हैं 20, 3d में टोटल आ गया 5, हो गया 25। तो ये अकॉर्डिंग टू दी आउफबाउ प्रिंसिपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। आउफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि 3p के बाद पहले 4s भरा जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, किससे? 3d से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करा है d ऑर्बिटल में, क्योंकि 5वां जो इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है, 5 इलेक्ट्रॉन जो मैंने लास्ट में डाले हैं वो d ऑर्बिटल में डाले हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी शेल में पड़े हैं। तो d ऑर्बिटल में पड़े होने की वजह से इसको ब्लॉक मिला है D। और अगर मैं इसका ग्रुप का पता करना चाहूँ कि ये कौन से ग्रुप में रखा जाएगा,
या इसको कौन सा ग्रुप दिया जाएगा। तो ग्रुप निकालने के लिए एक छोटा सा रूल जो याद रखना है कि जो आउटरमोस्ट शेल थी NS, उसके इलेक्ट्रॉन्स में N-1 D वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। आउटरमोस्ट शेल कौन है? 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और N-1 D वाली कौन है? 3D। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसका मतलब टोटल कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज को 7th ग्रुप में रखा गया है। जैसे हमने S के लिए सीधा सीधा देखा था कि S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सेकंड ग्रुप, P में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दिया तो हमें ग्रुप नंबर मिल गया। तो D के लिए ये कॉमन रूल है कि आपको NS के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स में, तो आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैंने यहाँ किया कि जो NS है वो 4 है, तो 4 के S में टोटल थे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। N-1 D वाली शेल थी 3D, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5, मैंने 5 ले लिए, दोनों को ऐड किया, टोटल आ गया 7। इसका मतलब ये है कि मैंगनीज को पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप में रखा गया है, जो 3 से 12 के बीच में बिलोंग करता है, जहाँ पे D ब्लॉक के एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया है। अब ये जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको पीरियड वाइज ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। रीज़न इसके पीछे का ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई 1-2 एलिमेंट ही ऐसे होंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखाते हों। P ब्लॉक में 1-2 ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन D ब्लॉक में सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाएंगे? वेरिएबल दिखाएंगे। तो बेसिकली इनको पीरियड वाइज इस तरीके से 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। सेकंड पीरियड नहीं, यहाँ पे डिवाइडेड होंगे आपके टोटल 3rd पीरियड से 4th, 5th और 6th। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। सीरीज कैसे पढ़ेंगे हम? सीरीज का नाम होगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड्स और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द D ऑर्बिटल, they can be classified into 4 transition series named as 3D, 4D, 5D and 6D series। तो ये सीरीज हम स्टेप बाय स्टेप D ब्लॉक में पढ़ेंगे इन दी 12th क्लास। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो S ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट थे, P ब्लॉक के एलिमेंट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, तो ये जनरली पाउडर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो D ब्लॉक में रखी हुई हैं मेटल्स वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो मेलेएबल भी होती हैं, वो डक्टाइल भी होती हैं, क्योंकि आयरन है, कॉपर है, टंगस्टन है, ये सारे D ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं। और आयरन और कॉपर की हम शीट्स भी बनाते हैं, वायर्स भी बनाते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की हेर फेर करते हैं। इनके पास नॉर्मली, अभी हम बात कर रहे हैं बार बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि मैंगनीज की ही मैं बात करूं, तो वो +5 भी दिखा रहा है, +7 भी दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है। इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अलग अलग कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग पाई जाती हैं, और मोस्टली ये क्या बनाते हैं? कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से या कलर्ड आयन की वजह से। इनके अंदर टेंडेंसी होती है लॉस और गेन करने की भी, और साथ के साथ शेयर करने की भी। तो जब ये लॉस और गेन करेंगे किसी कंपाउंड में तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, और जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। जितनी भी हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी अलॉय बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पुल की प्रिपरेशन की बात करता हूँ या फिर ब्रिज फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक ये सब चीज़ें मिक्स कराई जाती हैं, एक अलॉय बनाया जाता है। और जनरली हम अपनी किचन के अंदर भी बहुत सारे अलॉय का यूज़ करते हैं, या फिर अपने घरों में यूटेंसिल्स में बहुत सारे अलॉय फॉर्मेशन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हम बात करें अगर, वो आ जाते हैं हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बिहाफ पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो F ब्लॉक में रखा जाना है या नहीं, होता है N-2 F में 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, N-1 D में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स और NS2। इसका मतलब ये जो NS2 है, मान लो
सपोज कि मैंने कहा कि 6s2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है, इसके पहले वाली जो होगी वो होगी 5d। अब ज़रूरी नहीं है कि 5d में सारे इलेक्ट्रॉन हो, d में केवल 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही मैं 4th वाली शेल पर जाऊंगा तो वहाँ पे f सब शेल में 0 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन कितने भी पाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f ब्लॉक के एलिमेंट्स का। इसको उल्टा ही याद करना तो आसान पड़ेगा। पहले हम लेते हैं ns2, फिर हम लेते हैं n-1 d 0 से 2, फिर हम लेते हैं n-2 f 0 से 14। इस तरीके से इसको याद किया जाएगा। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जा रहा होगा तो ब्लॉक कन्फर्मेशन होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे कन्फर्मेशन होता है इनके ग्रुप का। लेकिन f ब्लॉक में केवल एक ही ग्रुप है। f ब्लॉक के एलिमेंट्स को केवल 3rd ग्रुप में प्लेस मिला है। मैंने पीरियोडिक टेबल जब दिखाई थी उसमें 2 बॉक्स दिखवाए थे जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे प्लेस मिला है। तो ये बेसिकली 3rd ग्रुप के बॉक्स हैं जो कि 6th पीरियड और 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में एक बॉक्स है जिसमें 57 to 71 तक एलिमेंट्स रखे गए थे, और 7th पीरियड में 90 to 103 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स रखे गए थे। तो ये दोनों ब्लॉक्स को नाम दिया गया था एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स का, और पीरियोडिक टेबल में इनको सबसे नीचे हॉरिजॉन्टली 2 पीरियड बना करके रिप्रेजेंट किया गया था, क्योंकि टोटल इस तरीके से कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आए थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए थे, 57 to 71 और 90 to 103। अगर हम इनकी नाम की बात करें, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर 3rd वाले ग्रुप में 6th और 7th पीरियड में रखे गए हैं, तो इनके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ भी थी, और ट्रांजिशन के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो जनरली ये जो मेटल्स होती हैं f ब्लॉक वाली, वो सारी की सारी बहुत हैवी होती हैं, वज़न होता है इनमें काफ़ी, जिसकी वजह से इनको हैवी मेटल्स बोला जाता है, और मोस्टली रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक की मेटल से भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और उनसे भी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कलर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इनके अंदर भी होती है, ये भी अपने कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कलर कंपाउंड्स कह लो या कॉम्प्लेक्स बना लो। कॉम्प्लेक्स जो होंगे बेसिकली कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैंने बनाया K4FeCN6, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये डी ब्लॉक की मेटल मैंने प्लेस करी है, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बनाते हैं, और सेम यहाँ पे F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मैं रख सकता हूँ। जैसे कि सपोज मैं एक्टिनाइड रख दूँ इसकी जगह, या लेंथेनाइड रख दूँ इसकी जगह, या टंगस्टन रख दूँ इसकी जगह, इसी तरीके से जर्कोनियम रख दूँ इसकी जगह। तो बेसिकली वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स होंगे। जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के ऊपर वाली जो 6th पीरियड वाली है, वो नेचर में कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। रेडियो एक्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच एलिमेंट्स डिकम्पोजेज बाय इटसेल्फ। ये टाइम के साथ साथ अपने आप ही क्या होते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को रेडिएट करते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा रेज को क्या करते रहेंगे, रेडिएट करते रहेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू मिल गया हमें क्लासिफिकेशन करने का एलिमेंट्स को इन दी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, और साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टीज़ मिल गई कि S ब्लॉक एलिमेंट्स की, P ब्लॉक एलिमेंट्स की, सिमिलरली D और F ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है।